हाँ देखो सामने ऑप्टिकल आइसोमर। हाँ कल के लेक्चर में ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ देखो कल के लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमर की कंडीशन जान ली थी कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर कब शो करेगा। तो उसकी एसेंशियल कंडीशन हमने एक शब्द में दिया था, एक शब्द में, मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक या मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। एसिमेट्रिक मतलब उसमें सिमेट्री एब्सेंस हो, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमने कहा था। बोलो क्या दिक्कत है? फैन बंद कर दिया, बंद कराया क्या? ठंडी लग रहा है? चलाना है? फिर बंद क्यों किया? चला दो ना। उसको भी चला दो, उसको भी चला दो। हाँ वैसे क्लास शांत रहती है ना तो थोड़ा अच्छा पढ़ाने में, पढ़ने में मज़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर की आवाज़ और अंदर जाएगी, अंदर तो ऐसी हलचल है, तो बाहर की आवाज़ अंदर की आवाज़ लड़ता है आपस में। हाँ ठीक है ना, चलें? ये नहीं चला, अभी हलचल रहेगा बीच वाले में, इसको चला दो ना जब सबको फ़ायदा हो। हाँ देखो सामने, हाँ ऑप्टिकल आइसोमर जिसका मार्कोव फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, ज्योमेट्री सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम, लेकिन उनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ क्या होगा? डिफरेंट। यदि कंपाउंड प्लेन पोलराइज के प्लेन को रोटेट करता है क्लॉकवाइज तो बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो क्या बोलते हैं उसको? लीवो। ये हमने बताया था। और कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो, प्लेन पोलराइज को रोटेट करे, इसको हम लोग थ्योरेटिकली कैसे पहचानेंगे? उसके लिए हमने कहा मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल शुड बी एट्रोमेट्रिक। एक लाइन ही मेन लाइन थी, शुड बी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक एब्सेंस, उसमें सिमेट्री एब्सेंस होनी चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अच्छा सिमेट्री तीन तरह की होती है, हमने कहा था प्लेन, सेंटर और एक्सिस। ठीक है, तो हमने कल के लेक्चर में प्लेन और सिमेट्री समझाई थी कि उस मॉलिक्यूल को हम किसी भी प्लेन से काटें तो दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाना चाहिए, दो इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो हम कहेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब जैसे देखो ए है, ए लेटर ए, हाँ देखो इसको हम 20 से काटें, यहाँ इस प्लेन के थ्रू काटें तो पता इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, अल्फाबेट का लेटर दे दे, उसमें पूछ सकता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बोलो है कि नहीं? मान लो एच हो गया, पी हो गया, हाँ इसमें है, इसको बी से काटो इक्वल हाफ हो जाएगा, इसको बी से काटो हो जाएगा, इसको बी से काटो हो जाएगा, हाँ लेकिन इसको नहीं हो पाएगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और जब सिमेट्री नहीं है मतलब ये क्या होगा? एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक मतलब ऑप्टिकल एक्टिव, इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एसिमेट्रिकल है, सिमेट्री एब्सेंस है, ऑप्टिकल एक्टिव। अच्छा बात आएगी मन में कि अभी आपने तीन सिमेट्री का नाम लिया था और अभी तो आपने केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की है, अभी तो सेंटर सिमेट्री बची है ना, उसको भी तो लेके चलेंगे, क्योंकि एसिमेट्री का मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, न तो प्लेन, न तो सेंटर, न तो एक्सिस, कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये लाइन लिखा था कि नहीं?
The molecule should be asymmetric if a molecule does not having any element of symmetry. नोट कर लो, नोट कर लो. Molecule should be asymmetric if a molecule does not having any element of symmetry. Molecule does not having any element of symmetry. Molecule should be asymmetric, that is molecule does not having any element of symmetry. उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, न तो प्लेन, न तो सेंटर, न तो एक्सिस. अच्छा, सेंटर सिमेट्री भी बता दें. सेंटर सिमेट्री क्या होता है? देखो, सेंटर सिमेट्री जनरली साइक्लिक सिस्टम में मिलती है. जो मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा उसमें सेंटर सिमेट्री मिलेगी. जैसे ये देखो, हाँ, और वो भी साइकिल इवन नंबर की होनी चाहिए. इवन नंबर मतलब वो साइकिल बनने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए होता है कि नहीं? 3 कार्बन की साइकिल बनती है ना. ये देखो, हाँ, 4 कार्बन की बन जाएगी साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन की भी साइकिल बन जाएगी साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन की बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन. बोलो बनेगा कि नहीं? तो सेंटर सिमेट्री पाने के लिए रिंग इवन नंबर होनी चाहिए. इवन नंबर मतलब 4, 6. तो हमको सेंटर सिमेट्री यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगी. नोट करो, सेंटर सिमेट्री प्रेजेंट इन इवन नंबर, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन इवन नंबर साइक्लिक कंपाउंड. Center of symmetry present in even number cyclic compound. हाँ, एग्जाम्पल देके बता दें सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे खोजना है. हाँ, तो कोई ये जो रिंग है कितने एटम की है? 1 2 3 4 5 6. 6 एटम की रिंग है, 6 नंबर इवन है. बोलो, हाँ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल सकती है. कैसे मिलेगी, इसकी पहचान कैसे करें? पहले हम हल्के से बताते हैं, यहाँ से बताते हैं. तो देखो, जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब उसके सेंटर से तुम 2 लाइनें खींचोगे अपोजिट डायरेक्शन में 180 के एंगल पर, ठीक है? और वो दोनों लाइनें इक्वल डिस्टेंस पर, सिमिलर डिस्टेंस पर सिमिलर ग्रुप को टच कर जाए. सिमिलर डिस्टेंस पर सिमिलर ग्रुप को टच कर जाए. जब हम सेंटर से 2 लाइनें खींचेंगे अपोजिट डायरेक्शन में 180 के एंगल पर, तो वो दोनों लाइनें बराबर दूरी पर सिमिलर ग्रुप को टच कर जाए, सिमिलर एटम को टच कर जाए. देखो सामने, यहाँ से हम लाइन खींच रहे हैं, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है. पता है एंगल 180 का है कि नहीं? जितनी दूरी पर ये कार्बन को टच कर रहा है उतनी दूरी पर ये भी टच कर रहा है. तो बराबर दूरी पर ये सिमिलर एटम को टच कर रहा है कि नहीं? बोलो. हाँ, इधर देखो, यहाँ से लाइन खींचो अपोजिट डायरेक्शन में. पता एंगल 180 का है. जितनी दूरी पर ये इस कार्बन को टच कर रहा है उतनी दूरी पर ये भी टच कर रहा है. बोलो. तो इसको कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब उस सेंटर से तुम 2 लाइनें खींचोगे अपोजिट डायरेक्शन में 180 एंगल पर, तो वो दोनों बराबर दूरी पर सिमिलर ग्रुप को टच कर जाए, वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री. अब देखो, इसमें देखो, ये दिख रहा है, ये एक सेंटर. मान लो हम यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं इधर, एक लाइन खींच रहे हैं इधर. बताओ एंगल कितना? 180 है. जितनी दूरी पर ये इस ग्रुप को टच कर रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप को, उतनी दूरी पर ये भी टच कर रहा है नहीं? अच्छा, वही इधर देखो, ऐसे लाइन खींचो इधर, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में 180 के एंगल पर. जितनी दूरी पर ये इसको टच कर रहा है उतनी दूरी पर इसको भी टच कर रहा है. सिमिलर ग्रुप को बराबर दूरी पर वो टच कर रहा है. बोलो. वही हाल देखो, इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हम लाइन खींचते हैं
और वही लाइन हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके चलते हैं, तो जितनी दूरी पर ये सेंटर से मिथाइल ग्रुप की दूरी है वही दूरी यहाँ भी होगी। बोलो, हमने 180 के बार लाइन खींची, 2 लाइनें अपोजिट डायरेक्शन में, जितनी दूरी पर ये इस मिथाइल ग्रुप को टच कर रहा उतनी दूरी पर इस मिथाइल को भी टच करेगा। वही हाल देखो, जितना हम यहाँ ले जा रहे हैं वही दूरी यहाँ जा रही है। जितनी दूरी पर ये H को टच कर रहा उतनी दूरी पर यहाँ से टच कर रहा है H को, तो बराबर दूरी पर सिमिलर एटम को ये टच कर रहा है। नहीं समझ में आया? या ये कहो सिमिलर ग्रुप को मिलाते हुए तुमने लाइन खींचना स्टार्ट किया, सारी लाइनें सेंटर से होकर जा रही हैं कि नहीं? चलो सेंटर सिमेट्री आ गई, अभी पकड़ लो बात को। सिमिलर ग्रुप को मिलाते हुए तुम लाइनें खींचो, सारी लाइनें सेंटर से होकर जानी चाहिए। तो देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिलाया, मिथाइल मिथाइल को मिलाया, कार्बोनाइल कार्बोनाइल को मिलाया, NH ग्रुप को मिलाया, बता सारी लाइन सेंटर से होकर जा रही है ना, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें मौजूद है। हाँ, अब तो यहाँ CH2 यहाँ CH2 मिलाया हमने, यहाँ भी CH2 मिलाया, बताओ दोनों लाइनें सेंटर से होकर जा रही है कि नहीं? सेंटर सिमेट्री है। क्या वो लाइन इसमें है? बताओ, यहाँ कार्बन यहाँ सेंटर, मान लो हमने यहाँ लाइन खींची, क्या उतनी दूरी पर नीचे कार्बन है ही नहीं। अच्छा, मान लो हमने यहाँ से लाइन खींची, क्या उसी के अपोजिट 180 पर कोई यहाँ कार्बन है? नहीं है, नहीं ना, मतलब यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा बताओ, इसमें है ना, देखो इसको देखो, हाँ इस CH2 ग्रुप, ये क्या है? CH2 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 CH2, हाँ सिमिलर ग्रुप को मिलाते हुए लाइन खींचो, बताओ सारी लाइनें सेंटर से होकर जा रही है कि नहीं? जा रही है ना, ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पाने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि रिंग इवन नंबर होनी चाहिए, और फिर सेंटर से तुम 2 लाइनें अपोजिट डायरेक्शन में खींचोगे 180 के एंगल पर, बराबर दूरी पर वो सेम ग्रुप को टच कर जाए, बराबर डिस्टेंस पर 2 सेम ग्रुप को टच कर जाए। तो देखो, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, जो ग्रुप यहाँ है वही ग्रुप यहाँ भी है, तो बराबर दूरी पर सेम ग्रुप को दोनों टच कर रहा है। बोलो, दिख रहा है कि नहीं? दिस इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब बताओ, सेंटर ऑफ सिमेट्री ए में है? बोलो, नहीं है, ए में नहीं है। अब हम कुछ लेटर लिखते जा रहे हैं, हमको बताओ इसमें कौन प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसमें है किसमें नहीं है, है ना? A B C D E, लिख लो पहले, H और M P। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों चीज बताना है, और जिसमें दोनों सिमेट्री एब्सेंस हो जाए समझना हो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, वो मॉलिक्यूल कायरल हो गया, वो लेटर कायरल हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों चेक करना है। इन सारे में जिस लेटर में दोनों सिमेट्री एब्सेंस समझना वो लेटर कायरल, एसिमेट्रिक, ऑप्टिकल एक्टिव। मतलब एग्जाम में क्या होगा, ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा विच अल्फाबेट ऑप्टिकल एक्टिव, क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच अल्फाबेट ऑप्टिकल एक्टिव। तो हम क्या देखेंगे, उसमें न तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो न तो सेंटर सिमेट्री हो। अब बताओ इसमें से कौन सा अल्फाबेट कायरल है? पूरा चेक करो ना, पूरा चेक कर लो, दोनों चेक करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों चेक कर लो। कर लिया? हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री
नहीं है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे हुआ? उससे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए रिंग चाहिए ना, तो रिंग तो यहाँ है, रिंग यहाँ है, ये रिंग कहाँ है? अच्छा यहाँ बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, हाँ ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इक्वल हाफ में हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। हाँ इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलो इस बीच से काट के ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी काट के इक्वल हाफ कर सकते हो, है सेंटर ऑफ सिमेट्री। कहाँ है सेंटर ऑफ सिमेट्री बताओ? यहाँ, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये सेंटर से हम दो लाइनें खींचेंगे अपोजिट डायरेक्शन में 180 के एंगल पर, सिमिलर ग्रुप को टच कर जाए, सिमिलर ग्रुप को टच कर जाए, बोलो हो जाएगा? हाँ यहाँ से ये दूरी और ये दूरी सेम है, ये दूरी भी सेम है, ये दूरी भी, हाँ आ जाएगा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, आ जाएगा। और बोलो हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री रिंग में तो मिलती है, इवन नंबर के रिंग में मिलती है, लेकिन सिमेट्री का कंसेप्ट क्या है कि सेंटर से हम दो लाइनें खींच रहे हैं 180 पर, बराबर दूरी पर दो सिमिलर ग्रुप को टच कर जाएं। तो यहाँ कार्बन है ना, कार्बन। अच्छा बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी, इसका मतलब इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, कोई भी सिमेट्री नहीं है। दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, दिस अल्फाबेट इज कायरल, एसिमेट्रिक, ऑप्टिकल एक्टिव। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अल्फाबेट देगा चार्टू, विच अल्फाबेट कायरल इज एसिमेट्रिक ऑप्टिकल एक्टिव, तो आंसर होगा पी। यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। अब मान लो यहाँ गए, ऊपर गए, यहाँ गए, फिर यहाँ है तो इधर तो कार्बन नहीं है, तो ऊपर गए तो यहाँ कार्बन तो आ गया, इधर है तो उतनी दूरी पर इधर भी कार्बन होना चाहिए ना। मतलब कोई भी बॉन्ड बन रहा है तो बीच में एटम होगा ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ सी, यहाँ सी 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 सी, तभी ना बॉन्ड बन रहा है ये, तो बीच में भी बॉन्ड बना, तो यहाँ सी, यहाँ सी सी। ना एम के केस में देखो, एम सी 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 सी, कार्बन 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 कार्बन। हाँ बोलो, समझ में आया? जेड, हाँ यहाँ सी 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 सी, हाँ बताओ, जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ पर भी है, जितनी दूरी यहाँ उतनी दूरी यहाँ पर भी है। हाँ इसमें आ जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, आ गया ना। ऐसा मॉलिक्यूल खोजो जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, ऐसा अल्फाबेट खोजो जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, और वो पी दिख रहा है ना। अब बाकी अपना खोज के बताना, अपने खोज के बताना। हाँ बोलो, समझ में आया? हाँ बातें नहीं, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना तो सेंटर। हाँ हाँ ये देखो, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ सेंटर से ये दूरी पर तो है, देखो ये भी दूरी पर है, लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप देखो अब डिफरेंट हो गया।
तो ये डिफरेंट हो जाने की वजह से अब यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये देखो, अब देखो इस सिमिलर ग्रुप को मिलाया, इसको मिलाया हमने, तो सेंटर से होता गया, लेकिन ये सेंटर से होके, ये सेंटर से होके नहीं गया, मतलब सारी लाइनें सेंटर से होके नहीं गई, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब जैसे मेरे सामने ये रखा हुआ है, ये ऐसे कर लो, ध्यान से देखो, ये देखो और ये देखो, ये भी इवन नंबर की रिंग है, हाँ देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये है ए, ये है बी, सेंटर ऑफ सिमेट्री ए में है, बी में है कि दोनों में है? हाँ हाँ, ए में है, बी में नहीं है। हाँ देखो, यहाँ से मिलाया, 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 सारी लाइनें कहाँ से होकर जा रही? सेंटर से, जबकि यहाँ देखो ये लाइन सेंटर से होकर नहीं जाएगी, ये सेंटर से होकर नहीं जाएगी, सिमिलर ग्रुप को मिला रहे हैं, सेंटर से होकर नहीं जाएगी, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंस है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है। पहले एक चीज़ पकड़ो, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आ गई ना? हाँ हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है, हाँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इस प्लेन के थ्रू हम यदि काटें हैं तो दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। और इसमें बोलो, हाँ प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है, हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम प्लेन के थ्रू काटेंगे, बोलो हाँ ऐसे, हाँ कैसे काटे? इस तरह से, हाँ दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, हो तो जाएगा, ठीक तो है, हो जाएगा ना? ऊपर वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ हाँ है। यदि हम यहाँ से ऐसे काटें तो दो इक्वल हाफ आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। हाँ रुक जाओ, ऐसे नहीं काटो तब, हाँ रुको, इसको इस एंगल से काटो या ऐसे काटो, ऐसे, अब तो हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ CSC NH, यहाँ CSC NH हो जाएगा ना? मतलब तुमको कोई ऐसा प्लेन दिखे जिससे दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे खोजना है? यहाँ NH था और H था, और ऊपर यहाँ NH था और यहाँ क्या था? CSC। नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ देखो NH के साथ H है, यहाँ NH के साथ क्या था? CSC था, नहीं होगा। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आया ना? एक एक करके बात को समझो। हाँ, कल के लेक्चर में हमने मेन पॉइंट सुनाया था। अब वो मेन पॉइंट क्या था कि जिस मॉलिक्यूल में सिंगल कायरल होगा, एक एसिमेट्रिक कार्बन होगा, वो मॉलिक्यूल हमेशा एक्टिव होगा। लेकिन जिस मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन है वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बात हमने सुनाया था। अब देखो सामने हम लेते हैं एग्जांपल टार्टरिक एसिड का। टार्टरिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर देखो ये है। देखो सामने ये है टार्टरिक एसिड। अब इस स्ट्रक्चर को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फिशर के फॉर्म में। फिशर बताया था ना? फिशर बताया था ना? नहीं बताए थे? फिशर नहीं बताए तो पहले फिशर सुन लो, फिशर सुन लो। हाँ देखो ध्यान से, जो मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है जिसमें कायरल कार्बन है, वो कार्बन बताओ sp3 होता है ना?
हमने एग्जाम्पल दिया था लैक्टिक एसिड का, याद करो। हाँ, ये है लैक्टिक एसिड। इसमें बताइए कार्बन कायरल है कि नहीं, और ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन क्या है sp3, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और हमने ये लिखवाया भी होगा कॉपी में कि ऑप्टिकल एक्टिव के लिए मॉलिक्यूल शुड बी 3 डायमेंशनल, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो वास्तव में मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल है, टेट्राहेड्रल है, और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। इसलिए एक्टिव नहीं है कि यहाँ कायरल कार्बन है, बल्कि इसलिए एक्टिव है कि पूरा मॉलिक्यूल कायरल है, पूरा मॉलिक्यूल कायरल है, पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री एब्सेंस है। तो सिमेट्री कैसे एब्सेंस है, इसके लिए हमने पेन का मॉडल बना के समझाया होगा, याद आया। तो हमने कहा उसको तुम कैसे भी काटो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, कहा था हमने। अच्छा, उसको हमने पेन के मॉडल से समझाया था, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे पेपर पे सॉल्व करेंगे, बिना पेन के, बिना मॉडल के, केवल पेपर पे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जो हमने पेन से बनाया था उसको 2 डायमेंशनल पेपर पर रिप्रेजेंट करने का एक सरल तरीका है, एक कन्वीनियंट तरीका है, वो है फिशर प्रोजेक्शन। बात समझ में आई। टोटल 4 प्रोजेक्शन है, उसमें एक ही करके समझाएंगे। उसमें पहला था फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, हाँ, इस प्रोजेक्शन के माध्यम से हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल प्लेन पर, पेपर पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर ये चेक कर लेंगे कि मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। हाँ, कैसे, तो ये हमने नहीं बताया था क्लास में, बोलो। हाँ, पेन दो जरा, तब नहीं बताया तो बता देते पहले। पेन दो, 4 ठो अलग कलर का हो। हाँ, देखो ध्यान से, ये कार्बन कायरल है, इससे लगे 4 ग्रुप डिफरेंट। ये अलग कलर का पेन इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि पता चले कि चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ठीक है। दिस कार्बन इज कायरल, और ये अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की पहचान हमने कहा था, इसको जैसे भी उलट पुलट के देखो एक जैसा दिखना चाहिए। दिख रहा है ना, एक जैसा दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल की पहचान है। एंगल कितना है, 109। अब देखो ध्यान से, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसको 2 डायमेंशनल पेपर पे लाना है। तो बस क्या करेंगे, इसको पेपर पे रख के ऐसे प्रेस कर देंगे, इसी को पेपर पे रख के, बोर्ड पे रख के ऐसे प्रेस कर देंगे, तो ये फिशर में आ जाएगा। अब देखो, जब भी फिशर में आएगा, जरा ध्यान से देखो, ये जो 2 पेन है, ये ऑब्जर्वर, जितने स्टूडेंट बैठे सब ऑब्जर्वर हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो 2 पेन है, ये ऑब्जर्वर की तरफ है कि नहीं, और ये 2 पेन दिख रहा है, पेन ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है कि नहीं। ध्यान से देखो, ये जो 2 पेन है, ये डायरेक्शन का ऑब्जर्वर की तरफ है, और ये जो 2 पेन है, इसका अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है कि नहीं। जब हम इस पेन को पेपर पे, बोर्ड पे रखे से प्रेस करेंगे, तो ये दोनों पेन बताओ इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएगा, और ये जो पेन जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है वो वर्टिकल लाइन पर आ जाएगा। तो इस वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे बैक लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, फ्रंट लाइन। क्यों बोला फ्रंट लाइन, कि इस लाइन पर कोई भी ग्रुप है वो टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, फ्रंट, और इस लाइन पर जो भी ग्रुप होगा वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा। ये बात सबको समझ में आई। यही फिशर प्रोजेक्शन होगा। बस करना क्या, पेपर पर कैसे प्रेस कर देना, फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगा फिशर। हाँ, देखो ये बन गया फिशर, ये हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक, और सेंट्रल कार्बन गायब। फिशर प्रोजेक्शन की पहचान है, इसमें 2 लाइनें दिखाई जाएंगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। सेंट्रल कार्बन क्या रहेगा, उसमें गायब रहेगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या, ये लाइन पर कोई भी ग्रुप है, समझना, दिस ग्रुप टुवर्ड द ऑब्जर्वर, इसी नाम रखा फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने। और वर्टिकल लाइन पर कोई भी ग्रुप दिख जाए, समझ लेना वो ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, इसलिए नाम रख दिया बैक। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, ना आया हो तो उसको रट लो,
इस फिगर को रट लो, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रंट लाइन, वर्टिकल लाइन बैक लाइन, इसको रट लो। सेंट्रल कार्बन क्या रहा है, गायब हो गया। अब मान लो हमने यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगाया, अब मान लो पूछा जाए इसमें कौन सा ग्रुप ऑब्जर्वर की तरफ है, तो कहना OH और H, ये ऑब्जर्वर की तरफ है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, और मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, बैक साइड पर है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रंट लाइन और वर्टिकल लाइन क्या हो गई, बैक लाइन। अब हमने 3D स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल प्लेन में लाए हैं। अब ये प्लेन में आ चुका है, अब ये स्ट्रक्चर प्लेन में आ चुका है, इसे कहेंगे फिशर प्रोजेक्शन। अब जब ये प्लेन में आ चुका है तो हम प्लेन के थ्रू काटने की कोशिश करें कि इक्वल हाफ हो जाए। मान लो हम इसको ऐसे काटते हैं, होगा इक्वल हाफ? ऐसे काटे, किसी भी तरह से काट के इक्वल हाफ में करना चाहें, क्या 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होगा? नहीं होगा। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस। सिमेट्री एब्सेंस मतलब एसिमेट्रिक, और जहाँ ये एसिमेट्रिक हो गया ऑप्टिकल एक्टिव, तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल एक्टिव। क्योंकि इसमें सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस है। बोलो बात समझ में आई? तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, इसलिए नहीं कि कायरल कार्बन है, बल्कि इसलिए कि मॉलिक्यूल पूरा कायरल है, मॉलिक्यूल पूरा एसिमेट्रिक है, इस वजह से एक्टिव है। क्योंकि हमने कल के लेक्चर में ये भी एग्जाम्पल क्लास में दिया था कि ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जहाँ कायरल कार्बन है ही नहीं, फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल एलिन्स का याद करो, हमने दिया था एग्जाम्पल, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ A, यहाँ B, याद करो, बोलो दिया था ना। तो इस मॉलिक्यूल में तो कायरल कार्बन है ही नहीं, फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ए बी इस तरह से है। तो इसका एक्चुअल पिक्चर ये है, और इस मॉलिक्यूल को हम इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहें नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्लेन के थ्रू काटें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, किस तरह से भी काटें, हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब दिस इज एसिमेट्रिक। ठीक है, ये एसिमेट्रिक है, मॉलिक्यूल ये क्या है, कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यहाँ तक बात हो चुकी थी। अब हमको बात को आगे बढ़ाना है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 कायरल कार्बन होना चाहिए। अब इस 2 कायरल कार्बन के हम फिशर बनाना चाहें तो कितने बना सकते हैं? जरा देखो जरा, कितने फिशर बन सकते हैं? इसका नाम है टार्ट्रिक एसिड, इसको बोलेंगे टार्ट्रिक एसिड। हम इसको फिशर में, ये पता है फिशर है क्या? ये फिशर है। अरे फिशर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होती है, ये है फिशर। हाँ, पहला इन दोनों OH को अपोजिट पोल पर लगा दें, एक लेफ्ट, इसको ऐसे, एक पॉसिबिलिटी। हाँ, इसका मिरर इमेज बनाए। ये इसका मिरर इमेज। हाँ, एक पॉसिबिलिटी कि दोनों का OH ग्रुप को हम सेम पोल पर लगा दें। तो देखो, टार्ट्रिक एसिड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिशर के फॉर्म में, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें 2 सिमिलर कायरल कार्बन है, हैविंग 2 सिमिलर कायरल कार्बन। अभी हम सिमिलर के फिर डिसिमिलर भी करेंगे।
एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ दोनों कायरल कार्बन एक जैसे हैं, जो ग्रुप इस कार्बन से लगा है वही ग्रुप इस कार्बन से भी लगा। ध्यान से देखो, जो ग्रुप इस कार्बन से लगा वही इससे भी लगा। दोनों कायरल कार्बन क्या है, सिमिलर। अब हम उसको फिशर में डिफाइन करते हैं, मान लो अलग अलग, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। हाँ, आप बताओ इसको हम 20 से काटें, क्या इक्वल हाफ होगा? क्या हम इसको 20 से काटें, ऐसे काटें, इस तरह से काटें, क्या ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा? नहीं ना होगा। मतलब इसमें सिमेट्री एब्सेंस, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस है। और जब सिमेट्री एब्सेंस है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एसिमेट्री, कि ऑप्टिकल एक्टिव। ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब मान लो हम सोल्यूशन बनाएंगे पोलरिमीटर में, तो ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज के प्लेन को या तो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल है, क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। मान लो इसने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो इसको कहेंगे डी, इसको कहेंगे डी टार्ट्रिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा डी टार्ट्रिक एसिड। और जब इसने प्लेन पोलराइज के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो इसको कहेंगे डी, और इसका जो मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज, वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तब इसको कहेंगे एल टार्ट्रिक एसिड। और ये दोनों मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हैं, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि प्लेन पोलराइज के प्लेन को रोटेट कर रहे हैं, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव है। हाँ, तीसरा फॉर्म देखो, इसको 20 से काटो, इक्वल हाफ हो जाएगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ऑप्टिकल, हाँ, इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और इसका नाम है मीसो टार्ट्रिक एसिड, इसका नाम रखेंगे मीसो टार्ट्रिक एसिड। मतलब ये एग्जाम्पल इस बात को साबित कर रहा है कि कायरल कार्बन होते हुए भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव है। बोलो, बात समझ में आया? ये दोनों एग्जाम्पल इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन कोई एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल है मॉलिक्यूल पूरा कायरल होना चाहिए, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस होनी चाहिए। अच्छा, अब किसी के मन में आ रहा होगा कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात ही क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ साइकिल तो है नहीं। बोलो, सेंटर ऑफ सिमेट्री इवन साइकिल में ही मिलती है ज़्यादातर, इवन नंबर के रिंग होता। ये तो साइकिल है नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात ही क्यों करें? वो तो बात ही खत्म। और चूंकि हम फिशर में ले आए हैं, मॉलिक्यूल को प्लेन में लाए हैं, तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ना चेक करेंगे? आखिर फिशर में लाया क्यों है? ताकि हम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर सकें। बोलो, बात समझ में आया? तो टार्ट्रिक एसिड के 3 कंपाउंड मिलेंगे नेचर में, डी टार्ट्रिक एसिड, एल टार्ट्रिक एसिड, मीसो टार्ट्रिक एसिड, जिसमें 2 ऑप्टिकल एक्टिव और 1 ऑप्टिकल इनएक्टिव। बाकी बहुत सारी बातें हैं, कल खोलेंगे इसको।